हाँ अमन जी कहिए। अब ये स्टार्ट हो गया 11th का क्लास, अब एंट्री कर देंगे।
दे दो कॉपी। देखा दिलो पेन रख ले हम आ जाओ पेन रख ले देता दे पेन रख ले कौन पैसा लगा जाके सभी कॉपी पाओ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जहां तक हो सकता है सारे बच्चे वीडियो पे आइए। जी गुड मॉर्निंग। पूजा, बहुत दिन के बाद क्लास में आ रही हो, घबरा जाती हो बड़ी जल्दी। पूजा, ज्योति, सॉरी ज्योति ज्योति ज्योति, 2 दिन क्या की हो? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा, क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। सर एडमिशन हो रहा था इसलिए लेट हो गया। एडमिशन ले ली? यस सर हो गया। किस कॉलेज में ली हो? रामेश्वर सिंह कॉलेज में। हाँ, ये अच्छा काम की हो। ठीक है ना, लेकिन रामेश्वर सिंह कॉलेज में एडमिशन ले तो ली हो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल में नंबर बहुत कम देता है, ध्यान देना। ठीक है सर, मेरा भी हो गया। तुम कहाँ लिए हो एडमिशन? सर एलपी साई बताएं सर। हाँ वो भी ठीक है, प्रैक्टिकल में नंबर मिलता है। और किसी के बैकग्राउंड से गाने की आवाज आ रही है, लगता है कौन है? ऋतिक रोशन जी हैं क्या? जितने सर मेरा ग्रुप में गाने किए हैं। जी सर मेरा ग्रुप में नहीं किए हैं। आवाज नहीं आया क्लियर तुम्हारा, फिर से बोलो तो। सर मेरा ग्रुप में है। ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप में? नहीं हो ग्रुप में? अच्छा तो क्लास के बाद फोन करना, नहीं होगी तो ज्वाइन करा देंगे। शिक्षा, अमन, राहुल, साक्षी, गौतम, सनी, जहां तक बेटा हो सकता है वीडियो पे आइए, मुझे कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है आप लोगों से। चेहरा जी, सनी जी थैंक यू। साक्षी कल कहाँ थी क्लास में? नहीं हुआ था सर क्लास में आए थे, उसके बाद निकल गए। सही कि झूठ? सच्ची सर। कभी कभी झूठ भी सही से बोला जाता है। नहीं सर सच्ची। चलो ठीक है। और सारे बच्चे एक बात को समझो, हेडफोन बेटा लगा के क्लास कीजिए, ठीक है ना? सर राजनारायण सिंह कॉलेज का सर एडमिशन ले लो राजनारायण सिंह में। सर उसी तो पर है। सरकारी होता क्या है, बिहार बोर्ड के बच्चे, मैं एक चीज बताता हूँ तुम लोग को कि होता क्या है कि सरकारी कॉलेज जो प्रैक्टिकल जब होता है ना, तो ईपीएस में प्रैक्टिकल होता है बिहार बोर्ड में 30 नंबर का। तो जिन बच्चों का कॉलेज में, जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें नंबर प्रैक्टिकल में अच्छा दिया जाता है, पैसा लेता है लोग 50, 100, 150 रुपया लेता है, लेकिन सरकारी जो कॉलेज है उसमें प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देता है, ठीक है? तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिकल का नंबर बाद में जाकर के बहुत मायने रखता है। अब जैसे सीबीएसई वाले बच्चे, मैं आपको बता दूं कि 20, 40, 60 और इधर 70, मतलब समझो कि 130 नंबर का प्रैक्टिकल आप लोग का होता है, और 20 नंबर इंग्लिश, 150 का। और 150, 150 नंबर किसके हाथ में होता है पता है? 150 नंबर हाथ में होता है स्कूल के। तो जहां आपका अप्रोच अच्छा है सीबीएसई में, जहां आपकी बातें अच्छी है, वहां एडमिशन लेने से आपको नंबर मिलता है अच्छा। जी ये सब टॉप करता है और 70-80% लाता है। नहीं देखो, जो चीज व्यवस्था है, अगर गवर्नमेंट की वो व्यवस्था है तो उसको अवेल करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था को अवेल करने में प्रॉब्लम है।
थोड़ी समझदारी दिखानी होती है। जैसे सीबीएसई में मैं प्रयास करता हूँ कि किसी बच्चे का अगर एडमिशन हो रहा है तो मान लो जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैं आपको इस बार की घटना बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अगर 10 नंबर उनको आया रहता और तो 90+ चले जाते हैं। सीबीएसई में परसेंटेज का खेल बहुत बड़ा है, इस बात को याद रख लेना। सीबीएसई का जो खेल है परसेंटेज का खेल है, और 5 नंबर से 10 नंबर से, मान लो प्रैक्टिकल तुम्हारा अकाउंट में 12th में 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, अब 20 नंबर में अगर आपको 15 दे दिया और 15 तुमको 3 सब्जेक्ट में अगर दे दिया तो तुम्हारा 15 नंबर कम हो गया। अब ये 15 नंबर से अगर मिल जाएगा किसी बच्चे को तो 80% से सीधा कहाँ चला जाएगा। मान लो 80 नंबर तुम्हारे पास है, अब मैंने 15 नंबर दे दिया, वो प्रैक्टिकल के 15 नंबर से तुम्हारा परसेंटेज कितना चला जाएगा? 90+ चला जाएगा। तो ये सब कुछ समझदारी की बातें होती है जो थोड़ा सा एडमिशन के समय में थोड़ा दिखाना होता है, तो शुरू में बच्चों को बता देते हैं, इसलिए कि ये सब खेल होता है बाद में जाकर के। सीबीएसई में थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है सब प्रैक्टिकल में, और बिहार बोर्ड में कम लगता है, लेकिन पैसे का खेल तो सब जगह है। आजकल के पढ़ाई का मतलब हो गया है पैसा। अगर पैसा है तो अच्छा पढ़िएगा, नहीं पैसा है तो नहीं पढ़ पाइएगा। बहुत तरह की बातें कॉलेज में भी है। सरकारी कॉलेज में रामेश्वर सिंह कॉलेज का तो बहुत गंदा है, पता नहीं कैसे। तुम्हारी बड़ी वाली सिस्टर भी तो ज्योति रामेश्वर सिंह कॉलेज से थी ना? यस सर। मुझे याद है, और उसको भी प्रैक्टिकल में कम, मात्र 14 नंबर ही दिया था। तुम्हारी सिस्टर वाणिज्य इंटर कॉलेज में ले लिया, वहां भी ले सकते। तुम्हारी जो सिस्टर है वो स्टेट टॉपर के लिस्ट में थी, लक्ष्मी, मुझे नाम भी याद है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी उसको नंबर कम दिया था, 14 नंबर दे दिया था प्रैक्टिकल, जिसके कारण उसका परसेंटेज भी कम हुआ था। खैर अब ले लियो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। कल मुझे जहां तक याद है कि मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ा दिया था, क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? सही है सर। ओके, हाँ यस सर। कहना था अमन जी से। अमन जी, यस सर। हम शाम में आपको बुलाए हुए थे 4 बजे। अमन जी, मेरे गली में मतलब बहुत ज्यादा पानी तक पानी आ गया। ये सर देखे। हाँ, तो कल रात में तो और बारिश हो। हाँ अभी, और चारों तरफ पानी है, मतलब मेरा जो गली है उस गली में मोटरसाइकिल पूरा डूब जा रहा है, मतलब इतनी पानी है रोड पर। तो इसीलिए अभी आराम से घर पे ही रहिएगा, ठीक है ना, और ऑनलाइन ही क्लास, ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आज ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और सारे बच्चे इस क्लास में, जितने भी बच्चे हैं, सैटरडे के दिन हम लोग टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर का, सैटरडे को। और सारे बच्चे टेस्ट के लिए, अब सैटरडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। उस बीच में जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा 12:30 के बाद, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 12:30 के बाद जैसे ही बीएसटी की क्लासेज आपकी खत्म हो जाएगी तो आधे घंटे का मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए आए हैं, जिनका इस चैप्टर में पीछे का छूटा हुआ है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ज्योति, एक बात मैं फिर तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडियम जो होता है ना बेटा, पढ़ाई का जो मीडियम होता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी मीडियम में बुराई नहीं होती है। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद अगर किसी बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम में वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया तो वो अपने साथ जाति करता है। इसलिए ज्योति, थोड़ी सी परेशानी तुमको होगी 1-2 महीना बेटा, हमको पता है, तुम्हारी सिस्टर से मेरी बात होती है शाम को, तो थोड़ी सी तुमको हिम्मत जुटानी है और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है इंग्लिश मीडियम में। सुन रही हो क्या कह रहे हैं? हाँ, और डरना नहीं है। जो चीज मैं इंग्लिश में लिखवाता हूं, ठीक है ना, उन सब चीजों को घर पे पढ़ना है, याद करना है बहुत ध्यान से, ठीक है ना। घबराना बेटा नहीं है। वैसा अगर 1 महीने के बाद देखते हैं अगर इंग्लिश अच्छे तरीके से तुम नहीं पकड़ पाओगी तो फिर हिंदी मीडियम का भी बैच स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो वो स्टार्ट होगा तो उसमें फिर चली जाना। लेकिन तुम अच्छे परिवार की बच्ची हो और तुम्हारे घर का सारा बच्चा विद्वान है, तुम्हारे सारे शुरू से थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है। घबराना नहीं, जो भी दिक्कत हो से बात करना,
ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आज जो बच्चों हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे जीएसटी। ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी नाम सुना है आप लोगों ने, जीएसटी। जीएसटी अभी लॉन्च हुआ। जीएसटी के ऊपर पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है हम लोग को अकाउंटिंग का। लेकिन यहाँ जो हम लोग करना है, ठीक है ना, यहाँ जो हम लोग को काम करना है जीएसटी के ऊपर, बस जीएसटी के बारे में जानना है कि जीएसटी होता क्या है। चलिए पहले नोट करते हैं। सर एक टॉपिक सर पहले क्या डिस्काउंट के बाद वो छूट गया है। अपने आप को म्यूट करके रखिए, या क्वेश्चन मेरे से राइज करना हो अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करके क्वेश्चन राइज करके फिर अपने आप को म्यूट करेंगे। सर एक क्वेश्चन सर वही जो रिपोर्ट वाला है सर। क्या बात कर रहे हैं विराट जी? सर हम बोले सर कैश डिस्काउंट के बाद एक और टॉपिक है रिपोर्ट। सब हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए। सर गाना का आवाज आ रहा है। अभी 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 गाने का आवाज बंद कर देते हैं, इसलिए कहते हैं ना थोड़ा सा समझदारी सब लोग दिखाइए। मेरे पास तो पूरा कंट्रोल पैनल है, मैं जिसको चाहूँ घुसा लूँ, जिसको चाहूँ मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। 2 मिनट में मुझे लगेगा सबको बंद करने में, तो मेरे पास है। लेकिन आप लोग खुद समझदारी, आपको आदत डालनी होगी कि ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं, ठीक है ना, मजा आएगा। फिर क्वेश्चन एराइज करना है, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तुरंत म्यूट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का आवाज का डिस्टरबेंस नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नोट कीजिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नोट कीजिए, इसमें लिखें ऑल इनडायरेक्ट टैक्स नोट करते चलें, लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, कॉमा दे करके, सर्विस टैक्स, have been merged into a single tax known as GST. GST is paid at the time of purchase and GST is collected at the time of sale. नोट करें,
सर टाइम ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? टाइम ऑफ सेल, यही ना सर है? टाइम ऑफ सेल। चलिए चैट का ये प्रॉपर यूज कीजिए, ठीक है ना? चैट में भी प्रॉपर यूज करना है, और चैट को जब आप यूज करेंगे तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि ऑनलाइन क्लासेज में कम्युनिकेशन को जितना आसान हम लोग बनाएंगे ना, उतना ही ज्यादा सीख पाएंगे। चलो बच्चों एक बात करते हैं, आप जीएसटी आया, बहुत मारामारी, कांग्रेस की गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं जीएसटी को लॉन्च नहीं होने देंगे, लेकिन एक्चुअली बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जीएसटी। जीएसटी से भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। अब भारत में क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लो। पहले डिफरेंट टाइप्स का टैक्स वसूला जाता था भारत में, जैसे यहां पे मैंने लिखा एक्साइज। पता है एक्साइज ड्यूटी कहां पे लगता है? जब फॉरेन से कोई सामान आता है तो बॉर्डर पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो वहां पे अलग एक्साइज ड्यूटी लगता था। चलो इसके बाद सेल्स टैक्स, सामान ले आए, अब उसको बेच रहे हैं, बेचने के समय सेल टैक्स लगता था। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स, जैसे हम सर लोग साउंड कट रहा है, ये साउंड ठीक से नहीं आ रहा। अब देखिए जरा ध्यान से, सर्विस टैक्स किसको देना होता था? जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई कोचिंग चलाने वाला है, कोई स्कूल चलाने वाला है, ठीक है ना, कोई वकील है, तो ये सारे लोग जब काम करते हैं तो इनको सरकार को सर्विस टैक्स देना होता है। आगे आइए, क्या कह रहा था कि ये सब टैक्स अलग अलग पेमेंट होते थे, एक्साइज अलग, सेल टैक्स अलग, इसका ऑफिस अलग होता था, इसका ऑफिस अलग होता था, इसका ऑफिस अलग होता था, इसका ऑफिस अलग होता था। सरकार भी परेशान और कस्टमर भी परेशान कि यार कितना टैक्स है यार भारत में, कितना टैक्स हम पेमेंट करें भारत में। सारे लोग परेशान थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये सुनो, ये जितना भी टैक्स है ना, सब टैक्स को एक साथ मिला दो, ठीक है, सब टैक्स को एक साथ मिला दिया और एक टैक्स कर दिया पूरे भारत में। मतलब कहीं कुछ नहीं, आपको एक ही बार टैक्स देना है, ठीक है, और ये सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कहने का मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हमको देने होते थे भारत सरकार को, वो टैक्स खत्म हो गया और उन सब के जगह पर क्या आ गया, जीएसटी आ गया। तो अगर आप बिजनेसमैन परिवार से कोई लोग हैं, नेहा उज्जैन जी के पापा बिजनेस करते हैं, इनके अंकल भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग जब बिजनेस में कोई सामान खरीदा और बेचा बेटा जाता है तो अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है, अब सिर्फ क्या देना होता है, आपको जीएसटी देना होता है। जीएसटी का स्लैब रेट है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी सब चीज को सीखेंगे कि जीएसटी का क्या स्लैब रेट है, जीएसटी में एंट्री कैसे पास की जाती है, ये सब कुछ सीखेंगे। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कहा कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स have been merged। merge का क्या मतलब होता है, सबको एक साथ जोड़ दिया गया into the single tax, एक टैक्स बना दिया known as जीएसटी। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आप सामान खरीदते हैं, मान लिया जाए नेहा उज्जैन जी के पापा का अपना बिजनेस है, वो बाहर से माल मंगवाते हैं, तो अब जैसे वो बाहर से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं सामान को सेल करने के लिए, तो इनके पापा को उसी समय, जिस समय सामान खरीदते हैं उस समय इनके पापा को जीएसटी का पेमेंट कर देना है। अभी कस्टमर ने दिया नहीं है, इनके पापा को पेमेंट कर देना है, हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो पेमेंट सरकार को कर दिया गया, अब दुकान में सामान आ गया, अब दुकान में सामान क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब दुकान में कस्टमर को सेल किया जाएगा तब क्या किया जाएगा, जीएसटी का कस्टमर से क्या करेंगे, लेंगे। इसलिए आप जाइएगा होटल में खाना खाने, तो होटल में खाना आजकल रेस्टोरेंट में बड़ा महंगा हो गया हुआ, सच पूछो तो हमको अखरता है खाना नहीं, पर हम तो गरीब आदमी हैं, छोटे मोटे लोग हैं, हम तो ठेला पर खाने वाले लोग हैं, कॉमर्स के टीचर ठेला पर भोजन करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। कॉमर्स जो पढ़ लिया ना, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखा और वो पैसा बचाना नहीं सीखा, तब काम नहीं चलेगा,
ठीक है, नरेंद्र देव जी बहुत हंसते हैं आप भी बहुत खर्चीले हैं, पता है हमको, ठीक है ना। जीडी मदर का बच्चा सब बहुत खर्चीला होता है सब, तो ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि जब आप होटल में जाते हैं खाना खाते हैं तो होटल वाला जो बिल होता है, खाने का बिल होता है 500 और उसके ऊपर आपके पास 12% 12% आपके पास टैक्स ऐड करता है। आप कितना भी कुछ कह लेंगे, अच्छे होटल में आपको बेटा जीएसटी देना है। मोबाइल फोन खरीदिए, मोबाइल फोन के ऊपर आपको जीएसटी देना है। तो सब जगह आपको जीएसटी देना है। तो जो आदमी परचेज करता है वो जीएसटी का पेमेंट पहले करता है, और जो आदमी सेल करता है वो जीएसटी का पेमेंट कस्टमर से लेता है। बात समझ में आ गई? प्रियांशु शर्मा जी बात समझ में आई? प्रियांशु शर्मा जी, आपको मैंने कहा था शाम को डेरा पर आने के लिए, लेकिन अभी नहीं आइएगा, बहुत पानी लग गया है, बहुत ज्यादा पानी। हाँ, पानी थोड़ा खत्म हो जाता है 2-4 दिन में, तो उसके बाद शाम को आइएगा डेरा, ठीक है ना। बहुत पानी लग गया हुआ है, मेरा बाइक डूब गया था, गाड़ी बंद हो गई है पानी में, कैसे कैसे हम निकाले हैं हम ही जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बेटा बात करते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको जीएसटी के बारे में कुछ भी पूछना हो? रिया, कुछ क्वेश्चन पूछो जीएसटी के बारे में। आवाज नहीं आ रहा है। चलो ओके, एक तरीका और मैं फिर से बता दूं कि जब भी आपको कुछ बोलना हो, मेरे से बात करना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो अपने आप को एक बार अनम्यूट आपको करना पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिएगा, फटाक से आपकी आवाज मेरे तक आ जाएगी, फिर बातचीत हो जाए फिर म्यूट कर लीजिएगा। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ मन जी कहिए। सर ये सर्विस टैक्स क्या होता है, एक बार फिर से बताइएगा। जी बताता हूँ अमन जी। अमन जी देखिए, अब तो खैर अप्लीकेबल नहीं है, जब से जीएसटी लगा है तब से कोई टैक्स अब नहीं लग रहा ना, एक्साइज सर्विस टैक्स सारी चीजें खत्म कर दी गई। लेकिन है क्या, इस चीज को जान लीजिए। देखो जैसे कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो बिजनेस करता है तो जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या देना होता है, सरकार को इनकम टैक्स देना होता है, ठीक है। टैक्स को दो तरीके से बांटा गया हुआ है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बेटा मतलब होता है जो डायरेक्टली आप उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। एक मिनट बेटा, जी सर कहा जाए सर। जी सर, जी अमन जी कहिए ना। 11th या 12th का अमन जी। अमन जी थोड़ा देर के बाद बात करें, थोड़ा 11th का क्लास ले रहे हैं हम, कॉल कर लेंगे आपको। चलिए थोड़ा देर के बाद बात करें। तो टैक्स जो बेटा होता है इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अमन जी ने क्वेश्चन किया है, एकदम ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट टैक्स जो हमारा होता है उसका मतलब होता है कि आपने अर्न किया, आपने इनकम किया, और आपने अपने इनकम के ऊपर आपने ही सरकार को टैक्स दे दिया। दैट्स कॉल्ड बी इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे मान लीजिए अमन जी आपके पापा क्या करते हैं, बिजनेसमैन है सर। बिजनेसमैन है। तो पापा जब आपके बिजनेस करेंगे, तो पापा अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट वो खुद अर्न करेंगे और खुद उनको सरकार को टैक्स देना होगा। दैट्स कॉल्ड बी इनकम टैक्स। सरकारी जो कर्मचारी होता है वो इनकम टैक्स सरकार को देता है। अब आइए दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बेटा क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली क्या करते हैं कि दूसरों से टैक्स लेते हैं। जैसे होटल में गए आप खाना खाए, टैक्स किसने दिया, आपने, लेकिन जमा किसने किया, होटल वाले ने। मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, टैक्स किसने दिया, आपने, जमा किसने किया, दुकान वाले ने। दैट्स कॉल्ड बी इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, बॉर्डर से सामान लेकर के आ रहे हैं, इतना जल्दी ना 40 मिनट बीत जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो आपकी जब क्लासेज ओवर होगी, 1 मिनट बचेगा तो मैं बोल दूंगा, आप फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
आज फिर सोच रहा हूँ इस चैप्टर को खत्म करना, 4-5 टॉपिक बचा हुआ, तो इसको मैं सोच रहा हूँ आज चैप्टर को खत्म करना, फिनिश करना। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही आप बॉर्डर से सामान लेकर के आते हैं, बॉर्डर पे क्या लग जाता है, एक्साइज लग जाता है। अमन जी ने पूछा सर्विसेज, सर्विस टैक्स इज द, अमन जी, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है सुन लीजिए। मान लीजिए आप एक वकील के पास गए, वकील से आपने कहा कि भाई मुझे थोड़ा केस मेरा देख दीजिए। वकील ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख देंगे। वकील ने काम किया, वकील को आमदनी हुई, मान लीजिए आपसे आमदनी हुई 20,000 रुपए की। आपको पता है उस वकील को, अगर वो रजिस्टर्ड वकील है तो उस वकील को उस 20,000 के ऊपर भारत सरकार को सर्विस टैक्स देना होगा। सर्विस टैक्स क्यों बनाया गया? सर्विस टैक्स इसलिए बनाया गया, जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो लोग सरकार को टैक्स ही नहीं देते थे और उनके पास इनकम ही इनकम होता था, जैसे चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, इनकम ही इनकम है उनके पास, वो सरकार को टैक्स ही नहीं देते थे। सर साउंड नॉट बेस्ट, बेटा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी है, वैसे मैं वीडियो डाल दूंगा आज, चिंता मत करना। तो ये सारी चीजें होती थी। तो जो भी सर्विस, कोचिंग चलाने वाले, स्कूल चलाने वाले, इन सारे लोग को बेटा सर्विस टैक्स देना होता था। एजेंट क्लियर अमन जी? यस यस। ओके, लेकिन अब बेटा ये इन्फ्लुएंस में नहीं है सर्विस टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज के जगह पर, ध्यान सुनिएगा, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेज के जगह पर एक टैक्स बन गया है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिए। चलो बच्चों आगे बात करते हैं बैड डेट। सर कल वीडियो नहीं भेजे थे। हाँ कल नहीं भेज पाए थे, कल थोड़ा समय नहीं मिला था। कल लाइट तुम देख ही रही थी, मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज था, साथ में क्लास कहाँ ले पाए, ठीक है, लैपटॉप भी डिस्चार्ज है, लाइट ही नहीं थी कल, इसलिए नहीं भेज पाए। उसमें टाइम लगता है, जैसे उसको पहले यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, तब व्हाट्सएप पे डालना होता है, नहीं तो इतने देर का वीडियो व्हाट्सएप पे जाएगा ही नहीं, तो समय लगता है बेटा उसमें। अब देखो बेटा बैड डेट को पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, पहले कहानी में बैड डेट को समझिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको पूरे चैप्टर में आपको काम में आएगा, तो वर्ड को समझिएगा। मान लीजिए ए ने बी को क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का क्या मतलब है यहाँ पे, ए ने बी को उधार सामान बेचा, क्रेडिट सेल किया। अब ये जो बी है दैट्स कॉल्ड बी ए डेटर, बी हो गया क्या, डेटर। बी को अब पेमेंट करना है, उधार सामान बेचा तो कुछ टाइम फिक्स होगा कि हाँ भाई 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करना। मोहित सिंह सर, जिसके पास यहाँ का सिटीजनशिप नहीं होगा और वो बाहर से यहाँ ट्रेड करने आएगा तो उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा क्या? आउट ऑफ कंट्री से कोई आया हो? एकदम 100%। मोहित जी एकदम आप सही हैं। देखिए मोहित जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब इतना दूर तक हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी रख लीजिए कि जब कोई भी बाहर से, फॉरेन से कोई व्यक्ति आता है, तो फॉरेन से कोई व्यक्ति आता है तो उसको बॉर्डर पे ही टैक्स देना पड़ जाता है। अब पहले ऐसा नहीं था, उसके लिए 2 तरीके का लॉ बना गया हुआ है इनकम टैक्स में, एक को बोलते हैं रेसिडेंट और एक को बोलते हैं नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है नॉन रेसिडेंट को, जो फॉरेन में रहता है और यहाँ आता है, उसको फ्लैट रेट 30% से टैक्स देना पड़ता है। अब टोटल इनकम पे फ्लैट रेट 30%। ओके मोहित सिंह जी। सर अगर गवर्नमेंट ट्रेड करेगा यहाँ का, जैसे कोई अदर कंट्री से वेपन्स ये सब लेता है, तो सर वहाँ का गवर्नमेंट भी टैक्स काटेगा यहाँ का गवर्नमेंट का? 100%। और वो भी टैक्स किस पे? उसके अकॉर्डिंग टू उसके रूल्स रेगुलेशंस पे। अगर आप अमेरिका से कोई वेपन्स परचेज करते हैं तो अमेरिका को आप पेमेंट किस में करते हैं? डॉलर में। और जो मार्केट, जो सेल और परचेज होता है वो भी बिजनेस होता है, इस बात को याद रखिए। और उस बिजनेस के बीच में एक मीडिएटर होता है। आपको पता है अभी जो राफेल आया है, राफेल में मीडिएटर कौन है पता है? रिलायंस कंपनी है। और इसी का तो हंगामा मचा हुआ है। तो रिलायंस को सरकार को ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए और उसके थ्रू करवाई है, जबकि सरकारी कोई भी होता था तो उसके लिए एक एजेंसी बनी हुई थी, लेकिन वो एजेंसी सही काम नहीं कर रही थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और प्राइवेटाइजेशन से काम अच्छा होता है।
बात समझ में आई मोहित जी? यस सर यस। ओके, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था बैड डेब्ट के बारे में। तो मैंने कहा कि ए ने बी को क्रेडिट सेल किया, तो ए और बी को जब क्रेडिट सेल करेगा तो क्या होगा, ए आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद ये क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया, तो इस बी के दुकान में क्या लग गया, आग लग गया। और ये बी क्या हो गया पता है, अभी तुरंत मैं अभी आपको बताऊंगा। बी हमारा हो गया इंसॉल्वेंट। इस एक वर्ड में मैं आपको 3 चीज पढ़ाऊंगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि, ध्यान से सुनिएगा, ए पर्सन, इंसॉल्वेंट का बेटा मतलब होता है ए पर्सन और एन इंटरप्राइज which is not in a position to pay its debt is called insolvent। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज का, अपने दायित्व का पेमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, मतलब उसका कर्ज बढ़ जाए और उसकी संपत्ति क्या हो जाए, घट जाए, that's called ये इंसॉल्वेंट। तो अभी मैं इसको भी लिखवाऊंगा, यहाँ पे बैड डेब्ट में 3 वर्ड है जिसको आपको सीखना है। तो अगर ये बी इंसॉल्वेंट हो जाए, इसके पास इतना एसेट्स नहीं बचे, सर साउंड इज नॉट क्लियर, अर्षदा सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, आवाज आ, वैसे भी 2 मिनट बच गया है। बीच बीच में हर्षदा नेटवर्क का थोड़ा आता है इशू, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि अगर ए ने बी को क्रेडिट सेल किया तो बी इज द डेटर, इसको हिंदी में देनदार बोलते हैं, ठीक है। अब बी को एक टाइम पे पेमेंट करना, मान लो 2 महीने के बाद बी को पैसा देना है, तो बी का टाइम आया पैसा देने का, लेकिन जिस समय बी का टाइम आया पैसा देने का, बी इज इंसॉल्वेंट। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? बी इज नॉट टू पे द एनी काइंड ऑफ डेब्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बी अब उस लायक नहीं है कि अपने सारे कर्ज का पेमेंट कर सके। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बी अब उस लायक नहीं है कि अपने कर्ज का पेमेंट कर सके, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो अगर बी इंसॉल्वेंट बेटा हो जाता है तो अभी क्या करेगा, क्या ए को कोई पैसा देगा क्या? जी नहीं। बी जाएगा कोर्ट में, हाथ खड़ा कर लेगा, बोलेगा जज साहब मैं अब उस लायक नहीं हूं पैसा देने के, ये बिजनेसमैन कर सकता है। तो बिहार में तो लाठी पिटाई मारा पीटी सब हो जाता है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में अगर वो आदमी कोर्ट चला गया, ठीक है, और उसने कह दिया कि आई एम इंसॉल्वेंट, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब कोर्ट क्या करती है जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप बी ए को पेमेंट नहीं करता है, जितना पैसा नहीं देता है, उस पूरे अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेब्ट। पूरे अमाउंट को क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट, डूबा हुआ पैसा, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अभी डिफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले समझिए, ये सब चीजें समझने की चीजें। पैसा डूब गया, अच्छा, अब ये बी जो है कोर्ट चला जाएगा, तो कोर्ट में क्या होगा, जज साहब कहेंगे यार तुम्हारी बात तो सही है भाई, तू तो बैड डेब्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, तू पैसा नहीं देगा। लेकिन कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो व्यक्ति, जो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है और वो पैसा नहीं दे रहा है, उसके प्राइवेट एस्टेट को, प्राइवेट एस्टेट का मतलब जमीन, घर द्वार, कुर्सी टेबल बेंच, जितना भी उसके घर में होगा सबको क्या करेगी, जब्त करेगी। जब्त करके उसको मार्केट में बेचेगी और उससे जो पैसा आएगा उसे जो क्रेडिटर होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। सर जैसे बैंक का लोन लेते हैं, तो कोई घर बनाता है, बैंक से कोई लोन लेता है तो वो नहीं दे पाता है, तो वैसे इसका घर बेटा डेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने पहला ही लाइन बोला